हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों को क्लास 10 साइंस चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस का नोट्स देने वाला हूँ इंग्लिश में और उसे समझाने वाला हूँ हिंदी में। रिप्रोडक्शन क्या है? The production of new organisms from the existing organisms of the same species is known as reproduction। यानी कि नए ऑर्गेनिजम्स का जन्म होना पहले से बने हुए ऑर्गेनिजम्स से उसी स्पीसीज का हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। यानी कि अगर नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है, जो ऑर्गेनिज्म पहले से जीवित हैं और उनका स्पीसीज सेम है, तो इसको हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस? ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस क्यों करता है? ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करता है ताकि लाइफ कंटिन्यू रहे इस अर्थ पे, to ensure the continuity of life on earth। हम लोग कैसे जानेंगे कि दो डिफरेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स सेम स्पीसीज का है? तो जब हम लोग देखते हैं कि वो बहुत सिमिलर है, दो ऑर्गेनिजम्स बहुत सिमिलर है एक दूसरे के, तो हम समझ जाते हैं कि वो क्या है, सेम स्पीसीज का है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ऑर्गेनिज्म सिमिलर क्यों लगते हैं? ऑर्गेनिज्म सिमिलर इसलिए लगते हैं क्योंकि उनका बॉडी डिज़ाइन सिमिलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट्स? यानी कि क्या चीज़ कंटेन करता है, क्या चीज़ में वो इंफॉर्मेशन पाया जाता है जो कि इनहेरिटेड होता है, ट्रांसफ़र होता है पेरेंट्स से अपने ऑफस्प्रिंग्स में? तो उसका जवाब ये है कि क्रोमोसोम्स जो कि न्यूक्लियस में पाया जाता है, उसी में जो है सारा इन्फॉर्मेशन होता है इनहेरिटेंस का, जो कि पेरेंट्स से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है डीएनए के रूप में, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्फ? व्हाई? क्या ऑर्गेनिजम्स अपने जैसा एग्जैक्ट कॉपी बनाता है? अगर बनाता है हाँ तो क्यों, नहीं बनाता है तो भी क्यों? तो इसका जवाब है नहीं, ऑर्गेनिज्म जो है अपने जैसा एग्जैक्ट कॉपीज नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि डीएनए कॉपिंग जब सेल में होता है तो वो किसी बायोकेमिकल की मदद से होता है, बायोकेमिकल के रिएक्शन के कारण होता है, जो कि सिंथेसाइज करता है ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल्स, और वही केमिकल्स जो है क्या करता है, अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और वो जो केमिकल्स बन रहा है उसको हम लोग जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। और कोई भी बायोकेमिकल ऐसा नहीं है कि जो 100% सेम रिजल्ट दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन इन ऑर्गेनिजम्स? क्या जरूरी है या वेरिएशन होने से क्या फ़ायदा है? तो इसका इम्पोर्टेंस ये है कि जब वेरिएशन होता है तो वो जो ऑर्गेनिजम्स है उनका सरवाइव करने का, फ्लरिश करने का, ग्रो करने का, जिंदा रहने का या जीवित रहना का, ये अलग अलग एडवर्स कंडीशन में भी पॉसिबल हो जाता है। तो हम शॉर्ट में यही कह सकते हैं कि वेरिएशन जो है इंक्रीज कर देता है चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए का कॉपिंग होना रिप्रोडक्शन के दौरान क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो इसका आंसर ये है कि इम्पॉर्टेंट इसलिए है ताकि बॉडी डिज़ाइन का, उसका फीचर्स का मेंटेनेंस हो सके और वो अलाउ करेगा ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करने के लिए अपना वो पर्टिकुलर नीच को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि नेम द डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिजम्स। तो सिंगल ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब वह सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स।
तो दे आर फिजन, फ्रेगमेंटेशन है, रीजनरेशन है, बर्डिंग है, वेजिटेटिव प्रोपागेशन है और स्पोर फॉर्मेशन है। अब हम लोगों से कहा जा रहा है कि डिफाइन कीजिए टू टाइप्स ऑफ फिजन को। तो दो तरह का फिजन जो है वो बाइनरी फिजन है और मल्टीपल फिजन है। जिस फिजन में कोई पेरेंट ऑर्गेनिज्म जो है टूट करके दो न्यू ऑर्गेनिज्म में बदल जाता है उसको हम लोग बाइनरी फिजन कहते हैं। और जब किसी फिजन में एक पेरेंट टूट करके दो से अधिक नए ऑर्गेनिजम्स में बना देता है उसको हम लोग मल्टीपल फिजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वो प्रोसेस बताइए जिससे कि अमीबा रिप्रोड्यूस करता है और डायग्राम भी बनाना है अलग अलग स्टेजेस का। तो उसका आंसर है बाइनरी फिजन। अमीबा जो रिप्रोडक्शन करता है वो है बाइनरी फिजन से। और इस डायग्राम में आप देख सकते हैं किस तरह से अमीबा रिप्रोडक्शन करता है कि ये पहले क्या करता है, अपने न्यूक्लियस को डिवाइड कर रहा है, फिर इसका बॉडी में कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, बॉडी इलोंगेट कर रहा है, न्यूक्लियस भी इलोंगेट कर रहा है, फिर कुछ समय में वो न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, फिर बॉडी का जो पार्ट है वो डिवाइड हो गया और दो अलग अलग न्यूक्लियस लेकर के दोनों जो नया सेल बना है वो अमीबा का वो सेपरेटेड हो गया और इस तरह से दो नए अमीबा का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है हम लोगों से कि फ्रेगमेंटेशन क्या है, कोई भी ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जो कि इस मेथड से रिप्रोडक्शन करता है। तो फ्रेगमेंटेशन का मतलब हुआ कि ब्रेकिंग ऑफ द बॉडी ऑफ ए सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इनटू 2 और मोर पीसेस। यानी सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है अपने शरीर को अगर तोड़ते हैं दो या दो से अधिक पार्ट्स में मैच्योरिटी अटेंड करने के बाद उसी को हम लोग फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। और वही जो मैच्योर वाला टूटा है वो पार्ट्स जो है फिर फुल न्यू ऑर्गेनिज्म में, कंप्लीट न्यू ऑर्गेनिजम्स में बदल जाता है। इस प्रोसेस से जो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है उसका एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं स्पायरोगायरा। क्वेश्चन नंबर 13 कि क्या डिफरेंस है फिजन और फ्रेगमेंटेशन में। तो फिजन जो होगा अभी हम लोगों ने पढ़ा कि फिजन में भी टूटता है और दो से अधिक बदलता है ऑर्गेनिज्म। फ्रेगमेंटेशन में भी वही देख रहे थे। दोनों में अंतर क्या है? अंतर ये है कि फिजन जो होगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है और फ्रेगमेंटेशन जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होता है। नेक्स्ट डिफाइन कीजिए रीजनरेशन को। एग्जाम्पल दीजिए ऑर्गेनिजम्स का जो कि रीजनरेट करता है और रिप्रोड्यूस करता है। तो जिस प्रोसेस से कोई ऑर्गेनिज्म जो है का कोई बॉडी पार्ट टूटा है और फिर उस बॉडी पार्ट जो फुल ऑर्गेनिज्म में बदल जाता है उसी को रीजनरेशन कहते हैं। एग्जाम्पल है हाइड्रा और प्लेनेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसे एक ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए। ऐसे ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है हम लोगों को जो कि दोनों मेथड से रिप्रोड्यूस करता है, रीजनरेशन से भी और बर्डिंग से भी। तो उसका आंसर हो जाएगा हाइड्रा। हाइड्रा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो कि रिप्रोड्यूस करता है दोनों मेथड से, रीजनरेशन से भी और बर्डिंग से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रीजनरेशन जो है एग्जैक्टली क्यों नहीं सेम है रिप्रोडक्शन का। रीजनरेशन एग्जैक्टली सेम नहीं है रिप्रोडक्शन क्या, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सिंपल एनिमल्स जो है वो डिपेंड नहीं करेगा इस चीज़ पे कि उसका बॉडी पार्ट कट हो जाए और उस बॉडी पार्ट से वो क्या करेगा फिर रिप्रोडक्शन करे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है कि नाम बताना है, नेम दी फॉलोइंग। तो नंबर 1 में अगेन ऑर्गेनिज्म इन विच बाइनरी फिजन ऑकर इन डेफिनिट ओरिएंटेशन, यानी कि एक डेफिनिट एंगल से डेफिनिट तरीका से होता है बाइनरी फिजन, उसका नाम है लेशमानिया। दूसरा क्वेश्चन है कि एक ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जो कि रिप्रोड्यूस करता है मल्टीपल फिजन से, तो उसका जवाब होगा प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट है कि सेक्स हार्मोन जो कि ह्यूमन मेल प्रोड्यूस करता है, उसका जवाब है टेस्टोस्टेरोन। और पूछा जा रहा है वो एज बताइए जब मेल और फीमेल ह्यूमन बीइंग जो है सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं, उसका जवाब है पुबर्टी। तो क्वेश्चन नंबर 14 डी का 3 और 4 पार्ट आगे का है, लेकिन चूंकि यहाँ स्पेस बच गया था इसलिए मैं यहाँ पे बना दिया हूँ एग्जाम्पल 1 वर्ड वाले क्वेश्चन में।
क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज बडिंग? ड्रॉ कीजिए डायग्राम ये दिखलाते हुआ कि हाइड्रा में बडिंग हो रहा है। तो बडिंग एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस है जिसमें कि पेरेंट ऑर्गेनिज्म का पार्ट से छोटा सा, पेरेंट ऑर्गेनिज्म के बॉडी पार्ट से छोटा सा पार्ट डेवलप कर जाता है जिसको हम लोग बर्ड कहते हैं। फिर वो बड़ा हो जाता है और फिर न्यू ऑर्गेनिज्म में बन जाता है और पेरेंट बॉडी से सेपरेटेड आउट हो जाता है। तो इसका डायग्राम आप लोगों के एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 131 में दिया हुआ, यहाँ पर भी देख सकते हैं कि किस तरह से हाइड्रा में बर्डिंग होता है। देख लीजिए, नीचे में थोड़ा सा बर्ड टाइप का निकला, पहले थोड़ा सा पार्ट निकला, फिर वो डेवलप किया थोड़ा सा, तो उसको हम लोग बर्ड कहने लगते हैं। फिर वो जो और बड़ा हुआ हाइड्रा बन गया और फिर वो पेरेंट सेल बॉडी से अलग हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन? वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्या है? जब भी नए प्लांट्स को उगाया जाता है, ओल्ड प्लांट्स के कोई पार्ट से, स्टेम हो, रूट हो, लीव्स हो, यानी कि उसके उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की मदद के बगैर, तब इस मेथड को हम लोग वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहते हैं। तो अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, कुछ प्लांट्स का नाम बताइए जो कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन से ग्रो करता है, रिप्रोड्यूस करता है। तो एग्जाम्पल हो जाएगा ब्रायोफाइलम, गावा, पोटैटो, ओनियन, बनाना, गार्लिक, वाटर हाइजेंट, ट्यूलिप, मिंट, स्ट्रॉबेरी, लिली, ये सब जो है वेजिटेटिव प्रोपागेशन से रिप्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन करने से क्या फ़ायदा है? तो वेजिटेटिव प्रोपागेशन करने से फ़ायदा ये होता है कि ऐसे प्लांट्स जिन्होंने अपना कैपेसिटी खो दिया है, ख़त्म हो गया उसका ताकत, उसकी कैपेसिटी है ना, कि सीड्स को प्रोड्यूस करने का, जैसे बनाना हुआ, रोज़ हुआ, जैस्मीन हुआ, ये सब इस मेथड से रिप्रोड्यूस कर सकता है। दूसरा फ़ायदा हम लोग ये कह सकते हैं कि जितने भी प्लांट्स हैं जो कि इस मेथड से प्रोड्यूस किया जाएगा, वो क्या होगा, जेनेटिकली सिमिलर होगा अपने पेरेंट्स प्लांट से, ताकि उसके अंदर अपने पेरेंट्स का सारा कैरेक्टरिस्टिक्स रहे। तीसरा फ़ायदा ये होगा कि जो प्लांट्स इस मेथड से ग्रो किया जाता है उसको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। चौथा फ़ायदा ये है कि जो ट्रीज़ ग्रो करेंगे इस मेथड से, वो जो है फ्रूट्स देना, फल देना स्टार्ट कर लेता है बहुत जल्दी, जिसको हम लोग सीड से ग्रो करेंगे, है ना, रूट से ग्रो करेंगे, तो वो सब प्लांट क्या करता है, ट्रीज़ क्या करता है, बहुत समय लेता है फल देने में। लेकिन इस मेथड से हम लोग जो करेंगे तो वो प्लांट्स, वो ट्रीज़ जो है बहुत जल्द ही फ्रूट्स हम लोगों को दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज़ टिश्यू कल्चर? जब हम लोग किसी प्लांट के ग्रोइंग टिप्स में से प्लांट टिश्यू को या सेल्स को निकाल लेते हैं और सूटेबल मीडियम में उसका ग्रोथ करा करके नए प्लांट्स का प्रोडक्शन करते हैं, इस मेथड को टिश्यू कल्चर कहा जाता है। तो वो सूटेबल ग्रोथ मीडियम क्या होगा, कल्चर सॉल्यूशन होगा, यानी कि सही सॉल्यूशन में उसको डालते हैं, तब जा कर के वो टिश्यू से या सेल से नए प्लांट्स का ग्रोथ होता है। नेक्स्ट हम लोग आगे देखेंगे टिश्यू कल्चर कैसे किया जाता है। तो टिश्यू कल्चर में क्या होता है कि किसी भी प्लांट का टिश्यू को निकाल लिया जाता है ग्रोइंग टिप्स में से, क्योंकि ग्रोइंग टिप्स में क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है और वहाँ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। तो उस सेल्स को रिमूव कर लेते हैं और फिर उसको हम लोग आर्टिफिशियल मीडियम में रखते हैं,
ताकि वो डिवाइड करे, इंक्रीज करे नंबर में, ग्रुप ऑफ सेल्स बना ले, और उसको हम लोग कैलस कहते हैं। फिर इस कैलस को हम लोग दूसरे मीडियम में डाल देते हैं जिसमें कि हार्मोन्स होता है, वो हार्मोन्स जो कि रेस्पॉन्सिबल है ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन के लिए। जब इस कैलस को उस हार्मोन में डालेंगे तो वो प्लांटलेट्स में बदल जाएगा, यानी कि छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे प्लांट्स बन जाते हैं, उसी को हम लोग प्लांटलेट्स कहते हैं। और फिर उस प्लांटलेट्स को हम लोग जब ले आ करके मिट्टी में डाल देते हैं तो वो मैच्योर प्लांट में कुछ दिनों में बदल जाता है। नेक्स्ट हम लोगों का है क्वेश्चन नंबर 21 कि स्पोर फॉर्मेशन क्या है। तो स्पोर फॉर्मेशन एक एसेक्सुअल मेथड है रिप्रोडक्शन का, जिसमें कि पेरेंट प्लांट जो होता है वो प्रोड्यूस करता है हज़ारों हज़ार, नहीं हज़ार कहिए तो कम से कम कह सकते हैं 100-200 माइक्रोस्कोपिक पोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, कुछ ऑर्गेनिजम्स का नाम बताइए जो कि स्पोर फॉर्मेशन मेथड से रिप्रोड्यूस करता है। तो मोस्ट ऑफ द फंगी जैसे कि राइजोपस हो गया, मकर हो गया, है ना, बैक्टीरिया हो गया, और दूसरे नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि जो फ्लावर नहीं प्रोड्यूस कर सकता है, जैसे कि फर्न्स हो गया, मॉसेस हो गया, ये सब क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है स्पोर फॉर्मेशन मेथड से। व्हाट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ऐसा मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें कि मेल और फीमेल दो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं और वो जो है क्या करते हैं, ऑफ स्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं। इसमें मदर और फादर दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक सेक्स सेल, कोई एक या तो मेल या फीमेल रिप्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या एडवांटेज है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कारण क्या होता है, जेनेटिक वेरिएशन होता है। इसका मतलब कि पेरेंट्स और ऑफ स्प्रिंग में बहुत सारे डिफरेंसेस हो जाते हैं, बहुत वेरिएशन होता है, और इस तरह से न्यू स्पीसीज़ का ओरिजिन होना पॉसिबल है, यानी कि वेरिएशन होना पॉसिबल है, वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होगा। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑफ स्प्रिंग होते हैं वो अपने पेरेंट्स से बहुत ज़्यादा मिलते जुलते होते हैं, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं अपने पेरेंट्स के ही सिमिलर होते हैं, वेरिएशन होने का चांसेस बहुत कम होता है। क्वेश्चन नंबर 25 कि डीएनए का नंबर जो है डबल क्यों नहीं हो जाता है जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें दो सेक्स सेल इन्वॉल्व होते हैं, और वो जो गैमेट है या सेक्स सेल्स जो है वो स्पेशल टाइप का सेल है जो कि कंटेन करता है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यानी आधा नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है उसके डीएनए में, है ना। द अमाउंट ऑफ डीएनए एज कम्पेयर टू द नॉर्मल बॉडी सेल्स, वो जो होता है आधा होता है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है नॉर्मल बॉडी सेल्स के कंपैरिजन में। तो जब एक मेल गैमेट कंबाइन करता है फीमेल गैमेट से रिप्रोडक्शन के दौरान, तो न्यू जायगोट जो बनेगा, न्यू सेल जो बनेगा जिसको हम लोग जायगोट कहते हैं, उसमें नॉर्मल अमाउंट ऑफ डीएनए हो जाएगा, क्योंकि हाफ नंबर आया फादर से, हाफ नंबर आया मदर से, इसीलिए टोटल ऐड होने के बाद क्या हो गया, नॉर्मल अमाउंट हो गया, इसलिए कभी भी डबल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 26 व्हाट आर गैमेट्स? गैमेट्स क्या है? तो अभी तुरंत हम बताएं कि जो सेल्स जो कि इन्वॉल्व्ड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसी को हम लोग गैमेट्स कहते हैं। हम लोगों को कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 27 में कि टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स को डिफाइन कीजिए। तो गैमेट तो दो तरह का होगा, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। तो मेल गैमेट जो होता है वो मेल के बॉडी में प्रोड्यूस होता है,
वो मोटाइल इन नेचर होता है और उसको हम लोग स्पर्म भी कहते हैं। और जो जर्म सेल, जो सेक्स सेल फीमेल के बॉडी में प्रोड्यूस होता है और जो कि फूड स्टोर करता है, जिसको हम लोग एग भी कहते हैं, ओवम भी कहते हैं, वही फीमेल गैमेट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 कहा जा रहा है ड्रॉ कीजिए एक नीट लेवल डायग्राम, ये समझाते हुआ, ये दिखाते हुआ कि उसमें फ्लावर का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन दिखाया गया है। तो इस डायग्राम को हम लोग देखते हैं। ये डायग्राम जो हम लोग के स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर है। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि फीमेल गैमेट जो फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर जो है पिस्टिल है, और वो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी 3 पार्ट में डिवाइडेड है। मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर जो है वो स्टेमेन है, वो 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है, एंथर और फिलामेंट में। फिर इस फ्लावर का और दूसरा पार्ट जो है पेटल्स और सेपल्स है। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है कि फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स का नाम बताइए, उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है। तो डिफरेंट पार्ट्स है, फ्लावर है, सेपल्स है, पेटल्स है, स्टेमेन है, कार्पेल है। और स्टेमेन और कार्पेल जो है यही रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर है, यानी कि मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर और फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। क्वेश्चन नंबर 30 व्हाट पॉसिबल फंक्शन कुड द पेटल्स एंड सेपल्स सर्व, यानी कि पेटल्स और सेपल्स जो है उसका क्या रोल है किसी भी फ्लावर में। तो पेटल, उसका प्लूरल को टुगेदर को कोरोला कहते हैं, वो कलरफुल होता है, सेंट होता है, वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है और पॉलिनेशन में हेल्प करता है। और वो जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को संभाल कर रखता है, बचा करके रखता है, नुकसान से बचाता है, इंजरी से बचाता है, जो कि फ्लावर के सेंटर में है। सेपल्स, सेपल के कलेक्टिव को, कलेक्शन ऑफ सेपल्स को हम लोग कैलिक्स कहते हैं। ये कैलिक्स या सेपल कहिए कि फ्लावर को उस समय बचाता है जबकि फ्लावर इनिशियल स्टेज में रहता है, अपने बर्ड स्टेज में, बर्ड के रूप में रहता है, कली के रूप में रहता है। आप देखे होंगे कि जो कली होता है किसी भी फूल का, वो बाहर से हरे हरे रंग के किसी चीज़ से चारों तरफ से ढका रहता है, फिर जब धीरे धीरे फूल खिलता है तो वो हरा वाला जो है नीचे की तरफ मुड़ जाता है, वही हरा वाला जो है वो सेपल्स है। और पेटल्स तो आप लोग समझ ही गए हैं, कलरफुल पार्ट होता है जो हम लोग देख रहे हैं, जैसे रोज़ फूल में रेड वाला जो देख रहे हैं वो क्या है, आपका पेटल्स है। और नीचे में जो हरा वाला देखते हैं वो क्या है, आपका सेपल्स है। क्वेश्चन नंबर 31 यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या है, बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या है, उसका एग्जाम्पल दीजिए। वैसे फ्लावर जो कि कंटेन करता है, जिसमें होता है सिर्फ एक सेक्स ऑर्गन, यानी कि या तो मेल होगा या फिर फीमेल होगा, वैसे फ्लावर्स को हम लोग यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया पपाया, वाटरमेलन एक्सेट्रा। और वैसे फ्लावर, वैसे फूल जिसमें कि दोनों है, मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर भी है और फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर भी है, यानी कि स्टेमल भी है, स्टेमन भी है और पिस्टिल भी है, तो इसको हम लोग बाइसेक्सुअल, बाई मतलब होता है 2, असेक्सुअल मतलब सेक्स पार्ट है, यानी कि दोनों सेक्स हैं। तो इसका एग्जाम्पल हो गया आपका हिबिस्कस, मस्टर्ड एक्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 डिस्क्राइब कीजिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ ए फ्लावर। तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि 2 पार्ट है फ्लावर में, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट। मेल पार्ट को हम लोग स्टेमन कहते हैं। स्टेमन जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फ्लावर है, और वो प्रोड्यूस करता है पॉलन ग्रेन्स को, जो कि येलो इन कलर होता है। और स्टेमन का 2 पार्ट्स होता है, एंथर और फिलामेंट, और एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स पाया जाता है। नेक्स्ट जो फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का, उसको हम लोग पिस्टिल कहते हैं या फिर कार्पेल कहते हैं। और ये जो होता है किसी भी फ्लावर के, किसी भी फूल के बीच में लगभग पाया जाता है। और ये जो होता है 3 पार्ट से बना हुआ है। जो सोलन पार्ट नीचे में जो होता है वो ओवेरी होता है, बीच में इलोंगेटेड वाला पार्ट स्टाइल है, और एंड पर स्टार्टिंग में ऊपर में जहाँ पर कि पॉलन ग्रेन आके चिपकता है उसको स्टिग्मा कहते हैं।
ओवेरी के अंदर ओव्यूल होता है और हर ओव्यूल के अंदर एक एग सेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 है कि व्हाट डज फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स मीन, यानी कि प्लांट्स में फर्टिलाइजेशन का क्या मतलब हुआ। तो मेल गैमेट जो कि प्रेजेंट है पॉलन ग्रेन में अंदर, और फीमेल गैमेट जो कि प्रेजेंट है ओव्यूल में, जब दोनों मिल जाता है और मिल करके आपका एक सेल बना देगा, उस प्रोसेस को हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन में दिया है व्हाट इज पॉलिनेशन, डिफाइन कीजिए इसके दोनों टाइप्स को। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे पॉलिनेशन क्या है। जो पॉलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है एक एंथर से स्टिग्मा तक, उसी को हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। पॉलिनेशन दो टाइप्स का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन किसको कहते हैं? जब पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र होता है किसी भी फूल के एंथर से उसी फूल के स्टिग्मा में या उसी प्लांट के दूसरे फूल के स्टिग्मा में, तो उसको हम लोग सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन किसको कहते हैं? जब पॉलन ग्रेन ट्रांसफ़र होता है किसी भी फूल के एंथर से किसी दूसरे फूल के स्टिग्मा में, यानी कि उसी तरह का दूसरा प्लांट है उसके इसमें ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी कि दूसरा फूल जिस पर एंथर ट्रांसफ़र हो रहा है वो फूल उसी प्लांट में नहीं है, उसी तरह का सिमिलर प्लांट में है, दूसरे किसी प्लांट में है, तब उसको हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 में हम लोगों से पूछा जा रहा है कि क्या चेंजेस होता है फर्टिलाइजेशन से लेकर के जर्मिनेशन के बीच में। तो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जायगोट डिवाइड करता है कई बार और एम्ब्रियो बनाता है ओव्यूल के अंदर, फिर वो ओव्यूल जो है डेवलप कर लेता है एक हार्ड कोट, टफ कोट को, और धीरे धीरे वो कन्वर्ट हो जाता है सीड में, और वही ओवेरी जो है ग्रो कर जाएगा, बढ़ जाएगा रैपिडली, और राइप करके क्या करेगा, फ्रूट में बदल जाएगा। और इस बीच में पेटल्स, स्टेमन, सेपल्स, स्टाइल, स्टिग्मा, ये धीरे धीरे मुरझा जाएगा और गिर जाएगा, और फाइनली हम लोग क्या देखेंगे कि जहाँ पर फूल था वहाँ पर फल देखेंगे। इस तरह का चेंजेस आता है फर्टिलाइजेशन से जर्मिनेशन के बीच में। क्वेश्चन नंबर 36, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स का क्या मतलब हुआ। जब सीड्स जो है ग्रो करना स्टार्ट कर दे, प्लूम्यूल और रेडिकल, तो कहते हैं कि सीड जर्मिनेट कर गया। प्लूम्यूल और रेडिकल क्या है? प्लूम्यूल वो पार्ट है जो कि किसी बीज से आप निकलता हुआ देखेंगे, वो ऊपर की तरफ जाता है और बाद में वही प्लूम्यूल जो है शूट सिस्टम ऑफ द प्लांट में बदल जाता है। और रेडिकल वो पार्ट आप देखेंगे किसी बीज से निकलता हुआ जो नीचे की तरफ जाता है और बाद में यही जो है आगे चल के उस प्लांट का रूट सिस्टम में बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है कि क्या चेंजेस देखने के लिए मिलेगा, क्या बदलाव देखने के लिए मिलता है किसी गर्ल में जो कि पुबर्टी अटेंड करती है। तो पहले समझेंगे पुबर्टी किसको कहते हैं। पुबर्टी का मतलब वो एज, वो उम्र जब लड़का या लड़की जो है सेक्स सेल्स यानी कि गैमेट्स या स्पर्म और एग जो है प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है और अपना सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेंड करने लगता है। तो जब कोई गर्ल पुबर्टी एज में पहुंचती है तो उसके आर्म पिट्स में, कांख में और प्राइवेट रीजन्स में बाल ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है, ब्रेस्ट का साइज बढ़ जाता है, उसके निपल्स के टिप्स में क्या होता है, डार्कनिंग होने लगता है, हिप्स जो है ब्रॉड चौड़ा होने लगता है, फैलने लगता है, एक्स्ट्रा फैट डेवलप कर जाता है शरीर के अलग अलग पार्ट में, जैसे कि हिप्स में, थाइज में, यूटेरस हुआ, फ्लैपियन ट्यूब हुआ और वेजिना जो हुआ वो एनलार्ज होने लगता है। हर महीना जो है एग्स रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाता है ओवेरीज से। मेंस्ट्रुअल साइकिल कहिए या मेंस्ट्रुएशन कहिए वो स्टार्ट हो जाता है। सेक्सुअल ड्राइव का और फीलिंग जो कि एडल्टहुड से रिलेटेड है, एसोसिएटेड है, वो सारा बदलाव देखने के लिए मिलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द चेंजेस सीन इन बॉयज़ एट द एज ऑफ पुबर्टी। जब बॉयज़ पुबर्टी में पहुंचते हैं तब उसमें क्या बदलाव देखने के लिए मिलता है। तो बॉयज़ के भी आँख में और प्राइवेट रीजन्स में हेयर ग्रो करना स्टार्ट हो जाता है, उन लोगों का दाढ़ी मूंछ निकलना स्टार्ट हो जाता है, वॉइस जो है क्रैक हो जाता है, पेनिस जो है ओकेजनली एनलार्ज हो जाता है, इरेक्टेड हो जाता है, या तो डे ड्रीम में या फिर नाइट में। टेस्टिस जो है स्पर्म प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देता है, और ये सारा चेंजेस जो हम लोग देखेंगे ये हो जाता है टेस्टोस्टेरोन नाम का जो हार्मोन है, जो कि रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाता है, जो कि प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है किसी भी बॉय के अंदर पुबर्टी अटेन करने के बाद। उसी के कारण ये सारा चेंजेस होता है। क्वेश्चन नंबर 37 में जो हम लोगों ने देखा जो चेंजेस गर्ल्स में हो रहा है पुबर्टी पे, वो जो है दो हार्मोन के कारण होता है, उसको हम लोग फीमेल सेक्स हार्मोन कहते हैं। वो है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये दोनों नाम का जो हार्मोन है उसी के कारण होता है। अब मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ कि पुबर्टी क्या होता है। वो एज जिस पे कि सेक्स हार्मोन या गैमेट्स जो है यानी कि सेक्स सेल्स जो है प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है किसी भी बॉय और गर्ल में, जब वो सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है, उसी एज को हम लोग पुबर्टी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटिंग किसे कहते हैं। जब कोई लिविंग बींग्स, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मेल और फीमेल जो है सेक्सुअल प्रोसेस को कैरी आउट करता है, यानी कि सेक्सुअल प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है, तो इसी प्रोसेस को हम लोग मेटिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन कौन सा ऑर्गन्स मिल करके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाता है। टेस्टिस हुआ, स्कॉटम हुआ, एपिडिडाइमिस हुआ, वास डिफ्राम हुआ, सेमिनल वेसिकल्स है, प्रोस्टेट ग्लैंड हुआ और पेनिस, ये सभी मिलकर के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाता है। या आप कह सकते हैं ये सारे ऑर्गन्स जो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 में है कि क्यों टेस्टिस जो है एब्डोमिनल कैविटी के बाहर है। स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए जो टेम्परेचर चाहिए वो बॉडी टेम्परेचर से कम चाहिए, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से कम चाहिए। इसलिए नेचर जो है क्या किया है, हमारे टेस्टिस को एब्डोमिनल कैविटी से बाहर रखा है, ताकि जब वो टेस्टिस जो है एब्डोमिनल कैविटी से बाहर रहेगा तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से उसको कम टेम्परेचर मिलेगा और उस समय वो स्पर्म प्रोड्यूस आराम से कर सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 की फंक्शंस बताइए टेस्टिस का, स्कॉटम का, एपिडिडाइमिस का, वास डेफरेंस का, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट का, ग्लैंड का, पेनिस का। तो टेस्टिस जो है मेल सेक्स सेल्स या मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को बनाता है, और स्कॉटम जो है वो मस्कुलर पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जहाँ के टेस्टिस हैंग करता रहता है, लटकता रहता है। एपिडिडाइमिस जो है वो टेम्पोररी स्टोरेज का प्लेस है स्पर्म के लिए। जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है टेस्टिस में तो वहाँ जमा नहीं होता है, वो एपिडिडाइमिस में जा कर के स्टोर रहता है। फिर वास डेफ्राम का क्या काम है। वास डेफ्रांस जो है वो पाइप है जो कि स्पर्म को एपिडिडाइमिस से लेकर के यूरेथ्रा तक पहुंचाता है। सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या फंक्शन है। स्पर्म जो होता है थोड़ा सूखा टाइप का होता है, तो सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड से जो सिक्रीशंस निकलता है वो स्पर्म को न्यूट्रिशंस भी देता है, जीवित रहने में मदद भी करता है, और साथ साथ उसको थोड़ा चिपचिपा बनाता है, गीला बना देता है, और इस तरह से उसको ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। नेक्स्ट है कि पेनिस का क्या काम है। तो पेनिस जो है वो क्या करता है, स्पर्म को पास करता है, यानी कि स्पर्म को मैन के बॉडी से मेल के बॉडी से फीमेल के सेक्स ऑर्गन यानी कि वेजिना में ट्रांसफ़र करने में
स्पर्म को मदद करता है जब कोई मेल और फीमेल मेटिंग कर रहा होता है रिप्रोडक्शन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या कौन कौन सा ऑर्गन्स मिल करके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाता है, उसका फंक्शंस बताइए। तो ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो ओवेरीज, ओविडक्ट, यूटेरस और वेजिना से मिल करके बना होता है। ओवेरी जो है फीमेल सेक्स सेल को प्रोड्यूस करता है और वो जो है फीमेल सेक्स हार्मोन जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन उसको भी प्रोड्यूस करता है। ओविडक्ट जो है वो क्या करता है, एग को कैरी करता है ओवेरी से उम्ब तक एक थिन, इसके थ्रू उसी को हम लोग वो थिन पाइप के थ्रू उसी को हम लोग ओविडक्ट कहते हैं। यूटेरस या उम्ब का क्या फंक्शन है, ये वही जगह है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होने के बाद इम्प्लांटेशन होगा जायगोट का, यानी कि मेल सेक्स सेल और फीमेल सेक्स सेल जब मिल जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तो वो इसी एम्ब्रियो में मदर के उम्ब में ही आकर के इम्प्लांट हो जाता है, चिपक जाता है, प्लांटेड हो जाता है कह सकते हैं। तो ये यूटेरस जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल कर रहा है प्ले, क्योंकि ये जो है एम्ब्रियो के डेवलपमेंट का साइट है, बच्चे का डेवलपमेंट का प्लेस है। वेजिना का क्या काम है, वेजिना रिसीव करता है पेनिस को ताकि स्पर्म आए वुमेन के बॉडी में, और ये वेजिना जो है बर्थ कैनल का भी काम करता है, क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है तो इसी वेजिना के थ्रू बच्चे जो है बाहर निकलते हैं अपने मदर के उम्ब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लेसेंटा क्या है। तो हम लोगों ने देखा कि बच्चे जो है, जो एम्ब्रियो जो है वो मदर के उम्ब में चिपक गया, इम्प्लांटेड हो गया। तो वो जो इम्प्लांटेड हुआ तो उसको खाना पीना कैसे मिलेगा, इसी प्लेसेंटा के थ्रू होगा। एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड विद द हेल्प ऑफ स्पेशल टिश्यू, और उसी टिश्यू को हम लोग प्लेसेंटा कहते हैं। और जो भी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होगा उस ग्रोइंग बेबी के, उस ग्रोइंग एम्ब्रियो के, उस ग्रोइंग फ्यूटस के बॉडी में, वो भी ट्रांसफ़र होगा मदर के बॉडी में इसी प्लेसेंटा के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 46 में यही पूछा गया कि प्लेसेंटा का क्या फंक्शन है। तो ये प्लेसेंटा जो है एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होता है बच्चे और माँ के बीच में, इसी में मदद करता है। यानी कि इट हेल्प्स इन द एक्सचेंज ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द एम्ब्रियो एंड द मदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 कि अगर एग फर्टिलाइज नहीं हो तो क्या होगा। अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो वो एक दिन तक जीवित रहेगा, जिंदा रहेगा। और जो थिक और सॉफ्ट यूटेरस लाइनिंग जो कि मदर के उम्ब में बना था, ब्लड कैपिलरीज से बना था, जो कि जायगोट और एम्ब्रियो के नरिशमेंट के लिए बना था, अब उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं। तो इसलिए वो अंदर का जो ब्लड लाइनिंग वाला वो जो उतना सॉफ्ट यूटेरस लाइनिंग बना था मदर की उम्ब में, वो धीरे धीरे फट जाएगा और मदर के वेजिना के थ्रू ब्लड के रूप में, म्यूकस के रूप में सिक्रीटेड आउट होगा, और हम लोग कहते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा है या मेंस्ट्रुएशन हो रहा है या पीरियड्स चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है। वही जो ब्रेकडाउन हुआ, जो टूट गया अंदर का ब्लड यूटेरस का या मदर के उम्ब का वो ब्लड लाइनिंग्स, सॉफ्ट लाइनिंग्स, और वो जो है डिस्चार्ज जो होता है मदर के बॉडी से, क्योंकि वो उसकी अब ज़रूरत नहीं है, वो एक तरह से अब गंदगी बन गया, उसको मदर के शरीर से बाहर निकलने की ज़रूरत है या उस गर्ल चाइल्ड के बॉडी से बाहर निकालने की ज़रूरत है। तो नेचर इस तरह से अरेंज किया है कि वो इनर लाइनिंग अपने आप फट जाता है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, और ब्लड कैपिलरीज
और म्यूकस जो है ब्लीडिंग के रूप में उस गर्ल के वेजिना के थ्रू बाहर निकलता है और इसी को हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं या मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि मेंस्ट्रुएशन को मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों कहते हैं? चूँकि ये प्रोसेस, मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस किसी भी गर्ल के लाइफ में, किसी भी वुमेन के लाइफ में बार बार होता है, हर 28 दिन या 30 दिन के बाद, या आप शॉर्ट में कह सकते हैं कि एवरी मंथ होता है, इसलिए इसको साइकिल कहा गया। क्योंकि साइकिल का मतलब होता है रिपीट होने वाला चीज़, बार बार होने वाला चीज़। तो चूँकि ये इस तरह का जो मेंस्ट्रुएशन होता है किसी भी गर्ल या वुमेन में हर महीने होता है, इसीलिए इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर एग फर्टिलाइज्ड हो जाता तो क्या होता? पहले हम लोगों ने देखा कि एग फर्टिलाइज्ड नहीं होता है तो क्या होता है। अब हम लोग देखेंगे कि अगर एग फर्टिलाइज्ड हो जाएगा तो क्या होगा। तो अगर एग फर्टिलाइज्ड हो जाएगा तो वो जायगोट बन गया, और वो जायगोट जो है मदर के उम्र में जा कर के, यूटेरस में जा कर के, वहाँ जो सॉफ्ट ब्लड का लाइनिंग बना है उस पे जा कर के चिपक जाएगा, यानी कि हम कह सकते हैं इम्प्लांटेशन हो जाएगा। और फिर वो एम्ब्रियो जो है अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देगा डेवलपमेंट का। धीरे धीरे उस एम्ब्रियो में क्या होगा कि डिवीज़न ऑफ सेल होगा, है ना। मदर के बॉडी से वो न्यूट्रिशन लेगा प्लासेंटा के मदद से, और वो एम्ब्रियो जो है जायगोट जो है पर एम्ब्रियो में धीरे धीरे बदलेगा। फिर वो एम्ब्रियो जो है फ्यूचर्स में बदलेगा, जैसे जैसे समय पास होगा, जैसे जैसे दिन ज़्यादा होगा, है ना। मदर के बॉडी से न्यूट्रिशन ले करके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेगा। और उस समय जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो किसी भी वुमेन का, किसी भी गर्ल का मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है उस समय तक के लिए, जब तक कि उस बेबी का, उस बच्चे का बर्थ नहीं हो जाए। और हम लोग कहते हैं कि वो गर्ल, वो वुमेन जो है प्रेग्नेंट हो गई है। क्यों? क्योंकि जो जायगोट का फॉर्मेशन हो गया, मेल सेक्सल फीमेल सेक्स के मिलने से फर्टिलाइजेशन हो गया, जायगोट बन गया, और वो जायगोट इम्प्लांटेड हो गया मदर्स के उम्र में, और उसका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक गया, और वो वुमेन जो है अब प्रेग्नेंट हो गई है। और उसके बाद 9 महीना 10 दिन या लगभग 9 महीना कहिए के बाद उस बच्चे का जन्म होगा। जब जन्म होगा बच्चे का, उसके बाद फिर उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, डिफाइन कीजिए मेनार्क को और मेनोपॉज को। तो पहली बार जो मेंस्ट्रुएशन होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है किसी भी गर्ल को, जब वो पुबर्टी अटेन करती है तो उसको मेनार्क कहते हैं। और जब किसी भी वुमेन के लाइफ में परमानेंट स्टॉपेज हो जाता है मेंस्ट्रुएशन का, उसको हम लोग मेनोपॉज कहते हैं। और बताया जाता है कि लगभग वुमेन में 40 साल 45 साल के उम्र में ये मेनोपॉज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, बताइए कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस का नाम। कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस जो है, जैसे बैक्टीरियल डिजीज़ेस हैं, सिफिलिस हैं, गोनोरिया है, और कुछ वायरस के कारण जो होने वाला डिजीज़ेस है वो है वार्ट्स, HIV, एड्स एक्सेट्रा। और ये क्यों होता है? अनसेफ सेक्स के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, कि हम लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस से कैसे बच सकते हैं। तो इसका तरीका ये है कि सबसे पहले हम लोग अनसेफ सेक्स ना करें, किसी भी अननोन पर्सन के साथ सेक्स रिलेशन ना कायम करें। और जब भी हम लोग अपने पार्टनर के साथ सेक्स प्रोसेस करते हैं उस समय कॉन्डोम यूज़ करना चाहिए, ताकि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस ना हो। कोई भी दूसरा ऐसा मेथड नहीं है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ेस से हम लोगों को बचा सकता है। सिर्फ कॉन्डोम ही एक मेथड है। कॉन्डोम को यूज़ करने से सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ से ह्यूमन बींग्स बच सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, कॉन्ट्रासेप्शन और कॉन्ट्रासेप्टिव को डिफाइन कीजिए।
तो किसी भी औरत में प्रेगनेंसी को रोकने का, फर्टिलाइजेशन को रोकने का जो तरीका है उसी को हम लोग कॉन्ट्रासेप्शन कहते हैं। और जिस डिवाइस को या जिस केमिकल को यूज़ करके किसी भी वुमेन में प्रेगनेंसी को रोका जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव कहते हैं, उस डिवाइस को या उस केमिकल को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, बताइए, डिस्क्राइब कीजिए अलग अलग मेथड्स कॉन्ट्रासेप्शन का। तो जो वेरियस मेथड्स है कॉन्ट्रासेप्शन का उसके बारे में हम लोगों को बताना है। अलग अलग जो मेथड्स है कॉन्ट्रासेप्शन का वो है मैकेनिकल बैरियर मेथड, केमिकल मेथड, सर्जिकल मेथड और आईयूसीडी मेथड। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मैकेनिकल बैरियर मेथड क्या है, इस मेथड में प्रेगनेंसी को कैसे रोका जाता है। तो फिज़िकल डिवाइस यूज़ करके, जो कि पहले हम बता चुके हैं, कॉन्डोम यूज़ करके। मेन जो है अपने पेनिस पर कॉन्डोम पहन लेंगे या फिर फीमेल जो है अपने वेजिना के सर्विक्स में डायफ्राम या कैप लगा लेंगे। तो इस तरह के मेथड को मैकेनिकल बैरियर मेथड कहते हैं। इससे क्या होगा, स्पर्म जो है एग से नहीं मिल पाएगा और फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। दूसरा जो है वो केमिकल मेथड है। इस मेथड में ऑरल पिल्स या वेजिनल पिल्स यूज़ किया जाता है। ऑरल पिल्स क्या करता है कि हार्मोनल बैलेंस को डिस्टर्ब कर देता है बॉडी का, यानी कि एग को रिलीज़ नहीं होने देता है। और जब एग रिलीज़ नहीं होगा तो स्पर्म चला भी जाएगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। वो ऑरल पिल जो है वो अच्छा नहीं माना जाता है क्योंकि उससे जो हार्मोनल बैलेंस डिस्टर्ब होता है, एग रिलीज़ होना जो बंद कर दिया जाता है बॉडी से, तो उससे क्या होगा कि बाद में जब कभी वो फीमेल या वो मदर फादर बच्चे की चाहत चाहते हो कि बेबी हो जाए, और अगर हार्मोनल बैलेंस इस तरह से बिगड़ गया हो कि बाद में जब ज़रूरत है उस समय एग रिप्रोड्यूस ही नहीं हो, रिलीज़ ही नहीं हो, तो इससे नुकसान होगा। इस तरह से ये बेहतर नहीं है। दूसरा जो है वेजिनल पिल्स है। तो वेजिनल पिल्स में एक केमिकल होता है जिसको हम लोग स्पर्मिसाइड्स कहते हैं। तो वेजिनल पिल्स जब रख लिया जाता है वेजिना में या बाद में अप्लाई कर लिया जाता है तो उससे क्या होता है, जो स्पर्म्स गया है अंदर वो सारा किल्ड हो जाता है, मर जाता है, और इस तरह से एग का और स्पर्म का फ्यूज़न नहीं होता है और फर्टिलाइजेशन से रोका जा सकता है। नेक्स्ट हम लोगों का थर्ड मेथड जो है वो आईयूसीडी मेथड है, यानी कि इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस मेथड। इस मेथड में क्या होता है, एक लूप या कॉपर टी जो है यूटेरस में प्लेस कर दिया जाता है मदर के, उस गर्ल के, उस वुमेन के, ताकि प्रेगनेंसी को रोका जा सके। फोर्थ मेथड है सर्जिकल मेथड, यानी कि मेल का जो स्पर्म डक्ट है, जो कि वास डिफ्राम जिसको हम लोग कहते हैं, जो कि स्पर्म को कैरी करता है एपिडिडाइमिस से अप यूरेथ्रा तक, वहाँ उसके बीच में स्पर्म डक्ट को, वास डिफ्राम को काट करके, स्मॉल पोर्शन को काट करके बांध दिया जाता है। और उस तरह से बांध देने से क्या होता है, स्पर्म जो है फीमेल के वेजिना में ट्रांसफ़र नहीं होगा जब मीटिंग होता है, और इस प्रोसेस को हम लोग वैसेक्टोमी कहते हैं। और यही काम अगर फीमेल के बॉडी में होता है, यानी कि फीमेल का जो ओविडक्ट है, फैलोपियन ट्यूब है, जो कि कैरी करता है, ट्रांसफ़र करता है एग को मदर के उम्ब तक, तो ऑपरेशन करके उस ओविडक्ट को काट दिया जाए और फिर बांध दिया जाए प्रॉपरली, तो उससे क्या होगा, एग जो है पहुंच ही नहीं पाएगा स्पर्म तक, स्पर्म और एग का फ्यूज़न नहीं होगा और फर्टिलाइजेशन रोका जा सकता है। और इस तरह के सर्जिकल प्रोसेस को हम लोग ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56,
कि ड्रॉ ए नीट लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आप जिस डायग्राम को स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस डायग्राम के वेरियस पार्ट्स को के नाम को याद कीजिए, इस डायग्राम को प्रैक्टिस कीजिए और इसको बनाना सीखिए। क्वेश्चन नंबर 57, ड्रॉ ए नीट लेबल्ड डायग्राम ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आपको जो ये डायग्राम स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इस डायग्राम के पार्ट्स को याद कीजिए, इस डायग्राम को प्रैक्टिस कीजिए। तो ये चैप्टर का नोट्स का एक्सप्लेनेशन मैंने ख़त्म किया। यहाँ पर मैंने पूरा कोशिश किया है अच्छे से नोट्स बनाने का, और मैंने इस नोट्स को भी आप लोगों को समझा दिया है। मैं इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन NCERT बुक से किया हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप लोग उसे भी देख के पढ़ सकते हैं। उस वीडियो को देखकर चैप्टर समझ सकते हैं। अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।